गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नाउ देखो फ्रिक्शन में नेक्स्ट टॉपिक। फ्रिक्शन को डिफाइन करने के बाद एक इंक्लाइंड प्लेन पे अगर मोशन को डिफाइन करते हैं, यानी कि फ्रिक्शन ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन या एंगल ऑफ रिपोज, इसी से हम डिफाइन करेंगे एंगल ऑफ रेस्ट या एंगल ऑफ रिपोज। एंगल ऑफ रिपोज मीन्स यानी कि द मैक्सिमम एंगल, या इस टाइप से डिफाइन कर सकें एंगल मेड बाय इंक्लाइंड प्लेन विद द हॉरिजॉन्टल, ठीक है, एट विच एन ऑब्जेक्ट ऑन द इंक्लाइंड प्लेन जस्ट बिगिंस टू स्लाइड। एंगल ऑफ रिपोज एक सर्टेन एंगल, ठीक है, इंक्लाइंड प्लेन के थ्रू हॉरिजॉन्टल के साथ एक सर्टेन एंगल, जिस एंगल पे अगर इंक्लाइंड प्लेन पे एक ऑब्जेक्ट है तो ये मोशन करने के लिए जस्ट स्टार्ट पॉइंट पे है, ठीक है। एक्चुअल में मोशन स्टार्ट नहीं होगा, मोशन करने के लिए जस्ट स्टार्ट होगी, तो उसे डिफाइन करेंगे हम एज ए एंगल ऑफ रिपोज या एंगल ऑफ रेस्ट। इससे पहले देखो, जैसे तुमने डिफाइन किया था एंगल ऑफ फ्रिक्शन, तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन में हमने क्या पढ़ा? एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है? रिजल्टेंट यानी कि फ्रिक्शनल फोर्स और नॉर्मल रिएक्शन, दोनों का रिजल्टेंट नॉर्मल रिएक्शन के साथ जो एंगल बनाता है वो हमारे पास क्या? एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो यहीं से फिर एंगल ऑफ रिपोज एक इंक्लाइंडेड प्लेन के लिए होगा, ठीक है। इंक्लाइंड प्लेन अगर हॉरिजॉन्टल के साथ एक सर्टेन एंगल फॉर्म करता है, तो उस केस में जिस कंडीशन पे ऑब्जेक्ट इंक्लाइंड प्लेन पे बिफोर स्लाइडिंग, ठीक, एक बैलेंस कंडीशन में रहेगा, जिस एंगल के लिए बैलेंस रहेगा वो है हमारे पास एंगल ऑफ रिपोज, या इसी को हम डिफाइन करते हैं एज ए फ्रिक्शन ऑन इंक्लाइंड प्लेन। तो अब देखो, अगर हम ये सपोज करते हैं कि सपोज एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m इज प्लेस्ड ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन, तो तब देखो वेट ऑब्जेक्ट के क्या होगा? वर्टिकली डाउनवर्ड, नॉर्मल रिएक्शनल फोर्स इस प्लेन के परपेंडिकुलर। तो फिर अगर हम वेट को अगर दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करते हैं, तो एक आएगा इंक्लाइंड प्लेन के पैरेलल mg साइन अल्फा, और इसके परपेंडिकुलर mg कॉस अल्फा एंड mg साइन अल्फा। तो देन देखो इस केस में अगर हम नेट फोर्स फाइंड करते हैं, नेट फोर्स, तो फर्स्ट केस में कितना हो जाएगा? mg साइन अल्फा और फ्रिक्शनल फोर्स। तो फ्रिक्शनल फोर्स और डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है, यानी कि प्लेन के पैरेलल, दोनों का रिजल्टेंट इस केस में कितना होगा? यानी कि Fs माइनस mg साइन अल्फा इक्वल टू 0, और सेम r माइनस mg कॉस अल्फा इक्वल टू 0, ये कंडीशन है। तो यहाँ से देखो इस केस में अगर हम एंगल ऑफ रिपोज फाइंड करना है हमने अल्फा, तो जस्ट डिफाइन करने के लिए इन कंपोनेंट्स की हेल्प से, अगर बैलेंस कंडीशन पे है, ठीक है, एक्चुअल मोशन स्टार्ट नहीं है, तो जैसे ही हम एंगल ऑफ रिपोज को इंक्रीज करेंगे तो mg साइन अल्फा, कंपोनेंट mg साइन अल्फा भी इंक्रीज होगा, और सेम उसी इंस्टेंट बैलेंस कंडीशन के लिए फ्रिक्शनल फोर्स Fs जैसे, यानी कि फ्रिक्शनल फोर्स अपनी लिमिटिंग वैल्यू को अटेन करेगा, तो Fs भी इक्वल हो जाएगा। तो यहीं से हम दैट इज इसी कंडीशन को क्या लिख सकते हैं? Fs इक्वल टू mg साइन अल्फा, और r इक्वल टू कितना हो जाएगा? mg कॉस अल्फा। जस्ट डिवाइड कर दो, तो Fs अपॉन r इक्वल टू mg साइन अल्फा अपॉन mg कॉस अल्फा। तो कहीं ना कहीं हमारे इस केस में फिर ऑप्टेन होगा Fs अपॉन r इक्वल टू कितना? tan अल्फा। तो Fs अपॉन r मीन्स कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन μs इक्वल टू tan अल्फा। तो यहाँ से देखो फिर अगर हमारे पास एंगल ऑफ रिपोज अल्फा इक्वल टू कितना आ गया? tan इनवर्स μs। इस टाइप से डिफाइन करेंगे हम एक, या अगर आपने मोशन डिफाइन करना है, मोशन या फ्रिक्शन ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन अल्फा, और इससे पहले हमने जो डिफाइन किया एंगल ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है,
तो वहाँ भी म्यू एस इक्वल टू कितना हमारे पास टेन थीटा या म्यू इक्वल टू टेन थीटा। तो दोनों को अगर कंपेयर करते हो तो म्यू एस तो थीटा इक्वल टू कितना होगा अल्फा। इन दोनों में भी रिलेशंस को हम इसकी हेल्प से डिफाइन कर सकते हैं कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन इक्वल टू भी क्या मिलेगा हमें एंगल ऑफ रिपोज या एंगल ऑफ रेस्ट। ठीक, एक कंडीशन ये डिफाइन करते हैं हम। अब देखो इस केस में अगर मैं जस्ट इसी को फिर चेंज करता हूँ, इसके बाद इसको नोट करने के बाद मोशन ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन, फ्रिक्शन, जस्ट फ्रिक्शन के बाद अगर एक स्टेप हम सपोज मोशन डिफाइन करते हैं इसमें, मोशन ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन, तो इस केस में आप अगर सपोज एंगल ऑफ रिपोज यानी कि कंडीशन लेते हैं हम थीटा इज ग्रेटर देन अल्फा। नाउ इंक्लाइंड प्लेन हॉरिजॉन्टल से अगर एंगल ऑफ रिपोज से ग्रेटर एंगल फॉर्म करते हैं, तो इस केस में अगर हम एंगल को एंगल ऑफ रिपोज के बाद इंक्लाइंड प्लेन का एंगल अगर थोड़ा सा इंक्रीज करते हैं स्लाइडली, तो इस केस में आप ऑब्जेक्ट यानी कि ये ऑब्जेक्ट इंक्लाइंड प्लेन पे क्या स्टार्ट कर दी, एक एक्सेलरेटेड मोशन। सपोज ऑब्जेक्ट अगर एक्सेलरेटेड मोशन अल्फा के साथ अगर मूव करना स्टार्ट करती है, ए एक्सेलेरेशन अगर यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन कितना अगर हमारे पास ए, तो इस केस में देखो एक रिजल्टेंट फोर्स होगा। तो नेट फोर्स अगर फाइंड करते हैं हम, रिजल्टेंट फोर्स सेम ऐसे देखो, तो इस केस में अगर मोशन की डायरेक्शन क्या है डाउनवर्ड, तो हमें कितना मिलेगा एम जी साइन एल्फा माइनस एफ एस इक्वल टू एम इंटू ए। एक तो हमने रिजल्टेंट फाइंड किया, फिर रिजल्टेंट फाइंड करने के बाद किसका इक्वल किया, न्यूटन सेकेंड लॉ अप्लाई किया। तो न्यूटन सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग अगर ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन ए है, तो एम जी साइन अल्फा माइनस एफ एस इक्वल टू कितना मिलेगा एम इंटू ए। देन देखो सेकेंड कंडीशन के अकॉर्डिंग नॉर्मल रिएक्शनल फोर्स और परपेंडिकुलर कंपोनेंट दोनों बैलेंस हैं, तो यहाँ से हमारे पास R इक्वल टू कितना होगा एम जी कॉस एल्फा। तो R इक्वल टू एम जी कॉस एल्फा, एम जी साइन एल्फा माइनस एफ एस इक्वल टू एम इंटू ए। फिर देखो एफ एस अगर फ्रिक्शनल फोर्स को चेंज करते हैं हम, तो एफ एस इक्वल टू कितना होगा फ्रिक्शनल फोर्स एफ एस अपॉन आर इक्वल टू म्यू एस। ठीक, तो एफ एस इक्वल टू कितना मिलता है म्यू एस इंटू आर, इसको चेंज करोगे तो तब एम जी साइन एल्फा माइनस म्यू एस इंटू आर इक्वल टू कितना हो जाएगा एम इंटू ए। तो यहाँ से हमने टोटल ओवरऑल इस केस में अगर हमने इंक्लाइंड प्लेन पे मोशन को डिफाइन करना है तो हमने एक्सेलरेशन फाइंड करना है। ठीक है, अगर हमसे एक इंक्लाइंड प्लेन पे फ्रिक्शनल मोशन के लिए अगर एक्सेलरेशन फाइंड करना है, तो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग हम दो कंडीशंस को अप्लाई करेंगे। एक तो हमारे पास क्या आई फर्स्ट कि अगर एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ मोशन स्टार्ट हो रहा है तो एम जी साइन अल्फा माइनस एफ एस इक्वल टू एम इंटू ए। सेकेंड जो नॉर्मल रिएक्शनल फोर्स है इसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट के इक्वल होगा, तो आर इक्वल टू एम जी कॉस एल्फा। देन अब वैल्यू पुट की तो आर इक्वल टू भी कितना हमारे पास एम जी साइन एल्फा माइनस म्यू एस इंटू आर एम जी कॉस एल्फा इक्वल टू एम इंटू ए। तो तब देखो अगर m इंटू जी को कॉमन लेते हो तो साइन एल्फा माइनस म्यू एस इंटू कॉस एल्फा इक्वल टू m इंटू ए। तो तब इस केस में एक्सेलरेशन a इक्वल टू हो जाएगा कितना g इंटू साइन एल्फा माइनस म्यू एस इंटू कॉस एल्फा, या म्यू एस को हम मोशन के लिए डिफाइन कर सकते हैं किसकी हेल्प से म्यू के, एफ एस को काइनेटिक फ्रिक्शन, इस केस में अगर जस्ट स्लाइडिंग फ्रिक्शन मोशन स्टार्ट करने के लिए काइनेटिक लोगे तो, या एफ के अपॉन आर तो म्यू के एग्जैक्ट। इस कंडीशन का फिर ध्यान रखना अगर फ्रिक्शनल फोर्स इंक्लाइंड प्लेन के लिए अगर हमें एक्सेलरेशन फाइंड करना है तो हम डायरेक्ट
फोर्स में कौन सी वैल्यू पुट करेंगे, ए इक्वल टू जी इंटू साइन अल्फा माइनस म्यू के इंटू कॉस एल्फा। ओके, ऐसे ही देखो यही मोशन अगर अपवर्ड डायरेक्शन पे होगा, अपवर्ड डायरेक्शन पे, तो यहाँ पे फिर हमारे पास एक कंडीशन और चेंज होगी। जब अपवर्ड डायरेक्शन के लिए डिफाइन करेंगे तो साइन एल्फा प्लस म्यू के इंटू कॉस एल्फा। तो इतना इस टाइप से हम फ्रिक्शन, इस टॉपिक फ्रिक्शन पे डिफाइन करेंगे। पहले जैसे हमने फ्रिक्शन को डिफाइन किया, फ्रिक्शन के टाइप डिफाइन किए, फ्रिक्शन में ही हमने क्या पढ़ा था, एंगल ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, देन इंक्लाइंडेड प्लेन के लिए फ्रिक्शन की कंडीशंस। अब इसी में आप लोग फिर डिफाइन करोगे क्या, मेथड्स ऑफ रिड्यूसिंग और इंक्रीजिंग द फ्रिक्शंस, ठीक है, जैसे बॉल बियरिंग्स, ठीक, लुब्रिकेंट्स, इनकी हेल्प से डिक्रीज कर सकते हो, और ऐसी अगर इंक्रीज करना हो तो इस कंडीशन के बाद इस चैप्टर को, फिर इस टॉपिक को पूरा वाइंड अप करेंगे, और यहाँ तक आप देखिए पहले। ओके, थैंक यू।